कॉम्पटन इफेक्ट। आज का टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जैसे एक्सरे, गामा रेस, वो इंसिडेंट होती हैं किसी सब्सटेंस पर, तो उस सब्सटेंस के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फोटॉन्स का इंटरेक्शन जो होता है, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट में डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ एक बीम लिया है मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का, जो इंसिडेंट कराया हमने किसी सब्सटेंस पर जैसे कि कार्बन। तो दो कंपोनेंट्स जो हैं स्कैटर्ड रेडिएशन के यहाँ देखने को मिलेंगे। अनमॉडिफाइड रेडिएशंस हुज वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस एंड आर ऑब्टेन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए, सबसे पहले स्कैटर्ड रेडिएशन के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो पहला कंपोनेंट जो मिलेगा वो है अनमॉडिफाइड रेडिएशन। अनमॉडिफाइड रेडिएशन का मतलब ये है कि ऐसा रेडिएशन जिसका वेवलेंथ जो है इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ के इक्वल होगा। कहने का मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑब्टेन एंड आर ऑब्टेन इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। और जिस डायरेक्शन में रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में ऑब्टेन होगा। सेकेंड रेडिएशन स्कैटर्ड रेडिएशन का कंपोनेंट जो मिलेगा वो है मॉडिफाइड रेडिएशंस। मॉडिफाइड रेडिएशंस हुज वेवलेंथ इज लार्जर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए, मॉडिफाइड रेडिएशन जो है वो फर्स्ट वाले अनमॉडिफाइड रेडिएशन से काफ़ी डिफरेंट है। मॉडिफाइड रेडिएशन के केस में क्या होगा कि मॉडिफाइड रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से ज़्यादा होगा। अब देखिए, ये जो दिस इंक्रीज इन वेवलेंथ इंक्रीजेज विद द increase in the angle of scattering and does not depend on the wavelength of the incident radiations and the nature of the scatter। देखिए, जो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है वो क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि स्कैटरिंग एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीज होने की वजह से वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और जो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है वो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ पर या फिर स्कैटरर के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। दिस इंक्रीज इन वेवलेंथ, जो वेवलेंथ इज कॉल्ड द कॉम्पटन शिफ्ट। और ये जो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इसमें, उसे हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मॉडिफाइड रेडिएशंस इंक्रीजेज एज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीजेज। जो मॉडिफाइड रेडिएशन जो है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी मीन स्ट्रेंथ। अगर मॉडिफाइड रेडिएशन की इंटेंसिटी यानी इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीज होगा, यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर निर्भर करता है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीज होगी तो मॉडिफाइड रेडिएशन की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अब देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। कॉम्पटन इफेक्ट जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वेव थ्योरी के द्वारा। कहने का मतलब ये है, कॉम्पटन इफेक्ट जो था वो क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। इसलिए 1923 में कॉम्पटन एक्सप्लेन दिस फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो 1923 में ए एच कॉम्पटन जो साइंटिस्ट था उसने एक्सप्लेन किया इस फिनोमेना को क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग इस क्वांटम इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू इट, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स ईच ऑफ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम विच आर कॉल्ड द फोटॉन्स। अब हमें मालूम है कि लाइट जो है बंडल फॉर्म में या पैकेट फॉर्म में, जिसकी डेफिनेट एनर्जी या डेफिनेट मोमेंटम है, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं। अब देखें, इफ़ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लैम्डा, इफ़ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, यदि जो रेडिएशन इंसिडेंट हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो एनर्जी एंड मोमेंटा ऑफ ईच फोटोन, तो ईच फोटोन की जो एनर्जी मोमेंटा, तो ईच फोटोन की जो एनर्जी और मोमेंटा जो होगा वो क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा, और मोमेंटा क्या होगा? एच न्यू अपॉन सी और एच अपॉन लैम्डा रिस्पेक्टिवली।
जहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू। अब देखिए कॉम्पटन एज्यूम किया था स्कैटरिंग प्रोसेस में, क्या कॉम्पटन एज्यूम डेट इन द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग देयर इज एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटरर। देखिए कॉम्पटन ये एज्यूमशन किया था कि स्कैटरिंग प्रोसेस में इलास्टिक कोलिजन होता है फोटोन और स्कैटरर के फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में। इलास्टिक कोलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है स्कैटरर का और जो फोटोन होता है, इंसिडेंट फोटोन होता है, इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी मोमेंटा जो है कंजर्व रहते हैं। तो देखिए व्हेन अ फोटोन फॉल्स ऑन द स्कैटरर, जब फोटोन स्कैटरर पर इंसिडेंट या फॉल होगा तो इट इम्पार्ट सम ऑफ इट्स एनर्जी एंड मोमेंटा टू द फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स इमिशन फ्रॉम द एटम ऑफ द स्कैटरर। देखिए फोटोन जो स्कैटरर पर इंसिडेंट या फॉल करेगा तो वो अपनी फोटोन जो है अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम और एनर्जी, कुछ एनर्जी और मोमेंटम जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं एटम में उनको एनर्जी when a photon falls on the scatterer it imparts some of its energy and momenta to the free electron for its emission from the atom of the scatterer। देखिए क्या है कि जो फोटोन है अगर इंसिडेंट या फॉल होता है स्कैटरर पर तो फोटोन अपनी कुछ एनर्जी और मोमेंटम जो है फ्री इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्कैटरर के एटम से एमिट होने लगता है। एज अ रिजल्ट द एनर्जी एंड मोमेंटा ऑफ फोटोन डिक्रीजेज, दैट इज़ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इंक्रीजेज। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो एनर्जी और मोमेंटा जो होती है फोटोन की वो डिक्रीज होने लगती है, यानी कि वेवलेंथ जो है फोटोन की वो बढ़ने लगती है। अब देखिए द इलेक्ट्रॉन दस एमिटेड इज कॉल्ड रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो एमिट कर रहे हैं उसको हम रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। अब देखिए इसको हम कैसे इसको क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको और डिटेल में इसको सॉल्व करेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म में इसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले देखें ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ये इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा है, ये स्कैटरर है। अब देखिए इस फिगर से लेट अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक हमने लेट किया फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो स्कैटरर पर गिरता है, ठीक है, फॉल करता है, इंसिडेंट होता है। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन क्या होगा, एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। तो क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, एनर्जी जो होगी इंसिडेंट फोटोन्स ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी जो फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा होगी, और मोमेंटा क्या होगा, एच न्यू अपॉन सी और एच अपॉन लैम्डा। अब देखिए when this photon at rest strikes with the free electron of the scatterer, अब देखिए जब ये फोटोन रेस्ट पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं स्कैटरर के, यहाँ पे देखिए उसको स्ट्राइक करेंगे तो कुछ एनर्जी और मोमेंटा जो है इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करेंगे। ऐसे कॉन्सिक्वेंट द इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड करेगा, रिक्वायर्ड विथ सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ रिक्वायर्ड करेगा एट अ रिलेटिविस्टिक स्पीड v पर, फाई एंगल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जो है रिक्वायर्ड करेगा सम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ स्कैटरिंग एंगल फाई पर, एंड द फोटोन स्कैटर्ड एंड एट एन एंगल थीटा, और फोटोन जो है वो स्कैटर्ड होगा थीटा एंगल पर, स्कैटर्ड रेडिएशन जो दिख रहा है डायग्राम में, जिसका वेवलेंथ हमने लैम्डा डैश लिया है। अब देखिए इफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन आर न्यू डैश एंड लैम्डा डैश रेस्पेक्टिवली। अब देखिए यदि हमने
जो फोटोन स्कैटर कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या ले लीजिए, न्यू डैश एंड लेमडा डैश रिस्पेक्टिवली। तो एनर्जी क्या होगी स्कैटर फोटोन की, एच सी अपॉन लेमडा डैश इज़ लेस देन एच सी अपॉन लेमडा। तो उसे हम और कैसे लिख सकते हैं, लेमडा डैश इज़ ग्रेटर देन लेमडा और एच न्यू डैश इज़ लेस देन एच न्यू, दैट इज़ वी नहीं दैट इज़ न्यू डैश इज़ लेस देन न्यू। तो ये थी हमारी स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी। अब देखिए स्कैटर्ड फोटोन की मोमेंटा क्या होगी, एच अपॉन लेमडा डैश, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की। ये जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई के, जैसे हमने ई के से डिनोट किया है, ई के इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब देखिए जहाँ पे एम जो है मूविंग मास है इलेक्ट्रॉन का और एम नॉट है रेस्ट मास। क्यों एम नॉट रेस्ट मास हमने इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे जब फोटोन रेस्ट पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और स्कैटर के फ्री इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हैं, रेस्ट में थे तो इसलिए यहाँ पे जो है हमने रेस्ट मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो एम नॉट लिया है और मूविंग मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो एम लिया है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो निकाली हमने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की वो है ई के इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब देखिए मोमेंटम ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, मोमेंटम क्या होगा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का, एम वी। अब कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान लो उसको। बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, अब फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं जिस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मोमेंटम जो कंजर्व होगा उसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एच न्यू अपॉन सी इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 तो हमने पहले ले लिया है कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, एंड बाय द कंजर्वेशन मोमेंटा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है या कंजर्वेशन मोमेंटम जो है उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 0 इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई। क्योंकि देखिए जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये मोमेंटा है एच न्यू अपॉन सी के लिए बाय द कंजर्वेशन मोमेंटा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट फोटोन। देखिए कंजर्वेशन मोमेंटा जो है डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर इंसिडेंट फोटोन के, उस सिचुएशन में 0 इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई। अब देखिए एलिमिनेटिंग 5 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, अब 5 को हम एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से और 3 से। तो देखिए क्या, सबसे पहले एम वी साइन फाई प्लस एम वी कॉस फाई इज इक्वल टू, एक साइड ले आए अपन एम वी वाले जितने टर्म थे, एम वी साइन फाई प्लस एम वी कॉस फाई इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। अब क्या करें इसको, हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मतलब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट स्टेप में एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, अब इसका भी स्क्वायरिंग कर लिया तो एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 होता है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिखेंगे डायरेक्ट हम, इज इक्वल टू अब एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर को ऐसे ही रखिए और इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर
इंटू वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी वी डैश कॉस थीटा, और जो सी स्क्वायर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में वो हम उसे उधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर माइनस 2 वी वी डैश कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो क्या निकलेगी, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब एक काम की स्क्वायरिंग कीजिए, तो एम स्क्वायर सी टू पावर 4 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये तो एज इट इज़ उतरेगा, एम स्क्वायर सी टू पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर को कॉमन ले लिया। जब उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा अंदर, वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर माइनस 2 वी डैश प्लस फिर हमने 2 एम नॉट सी स्क्वायर, एच बाहर ले लिया, वी माइनस वी डैश अंदर लिया टर्म, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4। यानी हमने जो इसको सॉल्व किया उसके बाद फिर हमने इसमें एच स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच को कॉमन लिया, और ये एज इट इज़ एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 ऐसे उतर गया एज इट इज़ सॉल्व होके जो आया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट, ये से इक्वेशन नंबर 5 ले लिया हमने, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या मिला है, एम स्क्वायर सी टू पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर, एम स्क्वायर सी टू पावर 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4, इक्वेशन नंबर 5 लिया। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को हम इक्वेशन नंबर 4 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी टू पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 2 एच स्क्वायर वी वी डैश इज इक्वल टू माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा प्लस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश माइनस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू वी माइनस वी डैश माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4। वही मैंने इसमें लिख दिया, इस स्टेप में ठीक से आ नहीं पाया, इसलिए इसको एज इट इज़ मैंने दोबारा फिर से रिपीट करके लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें से हम जो कॉमन निकाल सकते हैं उसको निकाल लेंगे, तो क्या होगा, 2 एच स्क्वायर वी वी डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू वी माइनस वी डैश इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 माइनस एम स्क्वायर सी टू पावर 4 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए हमें ये पता है फॉर्मूला, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 एच स्क्वायर वी वी डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू वी माइनस वी डैश इज इक्वल टू 0। जब यहाँ हम इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे तो ये सॉल्व होकर कैंसिल हो जाएगा, और हमें ये टर्म मिलेगा 2 एच स्क्वायर वी वी डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू वी माइनस न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे जो टू को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, हटा दिया, तो एच स्क्वायर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, एच स्क्वायर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू वी माइनस वी डैश इज इक्वल टू 0, मैंने दोबारा वही लिखा है। अब क्या करना है इसको, अब ये वाला जो टर्म है इसको तो ऐसे ही रखेंगे, इस वाले टर्म को हम इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू वी माइनस न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो एम नॉट सी स्क्वायर एच
इंटू एम नॉट सी स्क्वायर एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करें, एम नॉट सी स्क्वायर इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी मैंने क्या किया, एच एच कैंसिल कर दिया यहाँ से, दोनों साइड से, यहाँ से एच कैंसिल हुआ और यहाँ से एक एच स्क्वायर था, यहाँ एच था, यहाँ एच स्क्वायर था पिछले स्टेप में, तो सॉल्व कैंसिल किया तो यहाँ एच बचा सिर्फ। अब देखिए न्यू माइनस न्यू डैश एज इट इज़ लिखोगे और न्यू डैश को डिनोमीटर में ले आओ यहाँ, और एम नॉट सी स्क्वायर को यहाँ ले आओ नीचे डिनोमीटर में, और एच को एज इट इज़ रखे रहो और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे रखो। तो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, दैट इज कॉम्पटन शिफ्ट डेल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा। तो हम इसे बोलते हैं कॉम्पटेंशन डेल लेमडा से डिनोट करते हैं, जिसे हम लेमडा डैश माइनस लेमडा से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। द अबव इक्वेशन गिव्स द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन एट एन एंगल थीटा। तो अबव इक्वेशन जो है वो क्या देता है कि वेवलेंथ जो इंक्रीज होती है स्कैटर्ड फोटोन की थीटा एंगल पर, तो उससे क्या क्लियर होगा, सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए इस फॉर्मूले से क्या क्या क्लियर हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो है कॉस थीटा की अगर प्लस माइनस 1 है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है कॉस थीटा की प्लस माइनस 1 है, तो क्या होगा, डेल लेमडा क्या है, पॉजिटिव होगा हमेशा, यानी वेवलेंथ जो है स्कैटर्ड फोटोन की हमेशा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से ज़्यादा होगी या ग्रेटर होगी। तो लिख सकते हैं लेमडा डैश इज़ ग्रेटर देन लेमडा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जो सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, द चेंज इन वेवलेंथ डेल लेमडा डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन इंसिडेंट कराया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। जो क्या डिपेंड नहीं करता है, जो वेवलेंथ जो चेंज हो रही है डेल लेमडा जो हमने यहाँ निकाली है, वो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा कंक्लूजन, द चेंज इन वेवलेंथ डेल लेमडा डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द स्कैटर। स्कैटर के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है डेल लेमडा, यानी वेवलेंथ जो चेंज हो रही है वो स्कैटरर के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। फोर्थ कंक्लूजन क्या मिला हमें, द चेंज इन वेवलेंथ डेल लेमडा ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दी थी कि जो वेवलेंथ चेंज हो रही है, जिसे हम डेल लेमडा लिए, जिसको हमने फाइंड आउट किया है, या जिसे हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल जिसे हमने थीटा लिया है। The increase in wavelength, that is Compton shift, increases with the increase in the angle of scattering. वेवलेंथ जो इंक्रीज़ हो रही है यानी कॉम्पटन शिफ्ट जिसको बोल रहे हैं, वो इंक्रीज़ होगी जब स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज़ होगा। तो थीटा अगर 180 लेते हैं तो कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगा। अब देखिए थीटा इक्वल टू 180 मैं रखता हूँ फॉर्मूला में, तो डेल लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू रखें -1 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2h अपॉन एम नॉट सी डेल एंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास, तो 9.1 टू 10⁻⁻31 ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0484 इंटू 10⁻10 मीटर, जिससे हम लिख सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग के फॉर्म में 0.0484 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब नॉर्मल स्कैटरिंग के लिए थीटा अगर 90 लेते हैं तो डेल एच इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग। एप्लीकेशन के तौर पे बोल सकते हैं कि रेडिएशन थेरेपी में इसका यूज़ करते हैं हम।